हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम मिस्ट्री। ठीक है, तो अब तक हम क्लास 11th का मॉड और मॉडुलस एंड लॉगरिथम एंड बेबी कर्व मेथड तक मतलब बेसिक मैथ की चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं और नए चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आज हम नया चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से नया चैप्टर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबको पता है कि सर आज नया चैप्टर कौन सा है, क्लास 11 का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया जाए कि ठीक है ना। पॉलिनोमियल के बारे में सबने सुन रखा होगा कि सर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन अगर गिवन होगा तो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करी जाए तो f(x) इक्वल्स टू दिया होगा सर an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस an a2x स्क्वायर प्लस सर a1x प्लस a0। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अपने लैंग्वेज में देखा जाए तो नोमियल का मतलब होता है टर्म और पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टर्म। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टर्म का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया सर ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। आपको छोटी छोटी सी बातें और कर ली जाए आपसे कि सर जो एक्स के आगे वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर ये बोला जाए कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो सबको पता है कि जो सबसे आगे चलेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, अगर कोई रैली है उसमें सबसे आगे चलता है वो क्या होता है, लीडर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला कौन सा है, वही उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो सर यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। और याद रखना जो n डिग्री के आगे चलने वाला है उसे बोलते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि पता चलता है कि जब चैप्टर खत्म हो जाता है मैं पूछूं किसी से कि सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, तो किसी को यही याद नहीं रहता कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। तो आप समझ लेना कि an है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। और सबको पता है कि जो हाईएस्ट पावर के आगे वाला कोफिशिएंट होता है उसे क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाईएस्ट पावर के आगे वाला, हाईएस्ट पावर एक्स के हाईएस्ट पावर के आगे वाले कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। एक तो बात कंफर्म है सबसे पहले कि सर इसे लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे, तो हमें एक तो बात, अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमें लीडिंग कोफिशिएंट को जिंदा रखना होगा। क्या रखना होगा, लीडिंग कोफिशिएंट को जिंदा रखना ही होगा। कल को अगर मान लो कल को अगर an ही 0 हो गया, अगर an ही 0 हो गया तो यहाँ से कहानी खत्म हो चुकी है, नई कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। ये वाली बात सबको समझ में आती है। इसका मतलब है सर लीडिंग कोफिशिएंट को जिंदा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कल को 0 हुआ तो वो आगे की तरफ से पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर लिख लेना कि an की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। हमें अगर पॉलिनोमियल को जिंदा रखना है उसके लिए हमें लीडिंग कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसका मतलब भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री x। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई ये बोल दे सर कि माइनस एक्स की पावर 17 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है, सर इसका लीडिंग कोफिशिएंट बताइए। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट सबको समझ में आएगा। तो सबसे हाईएस्ट, सबसे पहले ये बताओ कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, सर 17 डिग्री का पॉलिनोमियल है। उसके बाद ये बताओ कि इसके आगे वाली डिग्री कितनी है, सर इसके आगे वाला कोफिशिएंट क्या है, सर वो है -1। तो यहाँ से समझ में आया कि सर इसका कोफिशिएंट क्या होने वाला है, -1। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होने वाला है, -1। और ये सर 17 डिग्री का पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। यहाँ तक छोटी छोटी सी बातें हो गई हैं। छोटी छोटी बातों के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। एक और बात अगर ज़्यादा ध्यान ना रखी जाए तो आप समझ लीजिएगा n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना, कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसके बाद एक और बात है, जो कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू भी हमेशा क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। अगर इमेजिनरी हो गए तो हमारे सिलेबस से ऊपर बात जा चुकी होगी। हम हमारे सिलेबस में क्या है, रियल नंबर केवल और केवल कोफिशिएंट कैसे हैं, केवल और केवल रियल नंबर हैं। अगर रियल नंबर के अलावा कोई और हुए हैं तो अपने सिलेबस से बात हट चुकी होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सर पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो इंटीजर होनी चाहिए पॉजिटिव, और सर कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होने चाहिए। इमेजिनरी अपन के सिलेबस में अभी काम नहीं करने वाले। ठीक है,
यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि छोटी छोटी बातें आपने सर कर ली। एक और बात समझ में आई सर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये वाली बात तो आप बहुत अच्छे से याद रखना कि ये सर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर इसे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना है तो इसको इक्वल टू 0 रख दो तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर हो सके तो नोट कर लेना सर, अगर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन से क्या बदल जाएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। और 0 के बराबर नहीं रखी है तो वो क्या रहेगा, केवल और केवल पॉलिनोमियल फंक्शन रहने वाला है। यहाँ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अभी तक, बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ में आया सर। पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल इक्वेशन में बहुत बड़ा अंतर यही है कि अगर इक्वल टू 0 रखा है तो इक्वेशन है और इक्वल टू 0 नहीं रखा है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पर समझ में आई सर, बहुत छोटी छोटी बातें थी, यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर। अब इसके बाद आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल होता है ना, आपने एक चीज सुना होगा, अर्थवॉर्म। पॉलिनोमियल विल लाइक एक्ट एज अ अर्थवॉर्म। पॉलिनोमियल किसके तरीके से काम करेगा, अर्थवॉर्म की तरीके से काम करने वाला है। पॉलिनोमियल अर्थवॉर्म के तरीके से काम करने वाला है। जैसे कि सर अर्थवॉर्म के तरीके से कैसे काम करेगा वो भी आप बताओ। आपने सुना है ना अर्थवॉर्म कहाँ पे मिलता है, सबको पता होगा अर्थवॉर्म कहाँ पे मिलता है। सबको पता है कि सर अर्थवॉर्म कहाँ पे मिलता है, खेत में मिलता है, खेतों में मिलता है। जो लोग खेत पे जानते हैं, खेत में जाते हैं, उन्हें पता होगा। मार्बल पे नहीं मिलता, ये भी सब लोग जानते हैं। अर्थवॉर्म मार्बल पे नहीं मिलता, सबको पता होगा। अर्थवॉर्म कहाँ मिलेगा, केचुआ सुना है ना, केचुआ मिलेगा खेत में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है, केचुए की तरीके से काम करता है। पॉलिनोमियल किस तरीके से काम करता है, केचुए की तरीके। सर कैसे करता है, मान लीजिए कि कहीं खेत है, उसमें कोई केचुआ है और गीली मिट्टी में मिलता है। उसकी वर्किंग सबको पता है कि मिट्टी में टनल बनाता है। मिट्टी में क्या करता है, मिट्टी को खोद देता है अंदर से और इस तरफ से उस तरफ निकल जाता है, ठीक है। उसका काम है वो, उसका हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले समझ में आया सर, केचुए की बात कर रहे थे और वो ये पॉलिनोमियल केचुए की तरीके से काम करता है। अब मान लो किसी दिन खेत में केचुआ गया और किसान गया फावड़ा लेके और उसने फावड़े से गोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो तो ऐसा तो है नहीं कि वो देखेगा मिट्टी को हटा हटा के कहाँ पे, यहाँ पे केचुआ, अरे नहीं इसको जिस जगह है यहाँ, ऐसा तो वो करने वाला है नहीं। वो तो एक तरफ से स्टार्ट करेगा और दूसरी तरफ तक खेत तक ले जाएगा। अगर बीच में कहीं आ गया और एक दो बार लग गया, अगर बीच में कहीं आ गया केचुआ क्या होगा, कट जाएगा। तो केचुआ को भगवान ने एक अलग ताकत दे रखी है, केचुए को भगवान ने एक अलग ताकत दे रखी है। वो है अगर वो एक दो पीस में कट गया तो थोड़ी देर बाद उसका इस तरफ भी मुंह निकल आएगा जिस तरफ कटा है, और जिस तरफ दूसरी तरफ कटा है उस तरफ भी मुंह निकल आएगा। तो एक केचुआ से कितने केचुए बन जाएंगे, दो केचुए बन जाएंगे। ये भगवान ने केचुए को अलग से ताकत दे रखी है, क्योंकि जो किसान है वो देखेगा तो था नहीं कि सर यहाँ पे जीपीएस तो लेके चलेगा नहीं कि सर यहाँ पे केचुआ है, यहाँ पे भी है सर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल सर। तो सर ये वाली बात समझ में आई कि वो आएगा सीधा गोड़ेगा, अगर एक दो पे लग भी गया तो वो क्या हो जाएगा, नया केचुआ बन जाएगा। लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना कि 30 पार्ट करेंगे। एक केचुआ लेके आए मार्केट से और उसके कितने पार्ट करेंगे, 30 पार्ट करेंगे। केचुआ अटैक से ही मर जाएगा, केचुआ देखते ही मर जाएगा, साला अब तो गए, क्योंकि कितने पार्ट करने, 30 पार्ट हमें नहीं करने, 3-4 तक चल सकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा सर, ये केचुए की तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि सर किसान गया, उसने कट लगाया, मान लो कट यहां तक लगा तो fx इक्वल्स टू क्या आ गया, a0 आ गया। fx इक्वल्स टू क्या आ गया, a0। अगर यही कट यहां पे लग जाएगा तो सबको समझ में आएगा सर, fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1x प्लस a0 हो जाएगा। सर ये कट यहां पर लग जाएगा तो fx इक्वल्स टू हो जाएगा सर a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अगर इसे थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा गंदी शक्लें लग रही हैं, ये कुछ शक्लें गंदी लग रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कुछ पड़ा हुआ पहले से है। अगर ये शक्लें बहुत ज्यादा गंदी लग रही हैं, अगर गंदी शक्लों को अच्छा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मेकअप करना पड़ेगा सर। तो इनका मेकअप कर देते हैं सर, इसे ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको लिखना है तो सर ax प्लस बी लिख दो। सर ये तो लगता है कि पढ़ी हुई है और सबको पता है कि मेकअप करने के बाद सब कुछ अच्छा लगने वाला था, क्योंकि ये पता है कि ये सर लीनियर फंक्शन में पड़ा हुआ है और सर इसका मेकअप करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। सबको समझ में आया सर, मेकअप से ये सब अच्छे लगने लगे, पहले बहुत ज्यादा गंदी शक्लें महसूस हो रही थी हमें। यहां तक समझ में आया, तो हमें समझ में आया सर, ये पॉलिनोमियल को काट काट के किसी में खींच लगी है ना, पहले यहाँ पे खींच मारी, फिर यहाँ पर, मतलब पॉलिनोमियल को कटने के बाद ये बने हैं। और ये केचुए की तरह काम करेंगे तो ये भी किसके तरीके से काम करने लगेंगे, पॉलिनोमियल की तरीके से काम
करने लगेंगे, पॉलिनोमियल की तरीके से ये भी काम करने लगेंगे। ये सबको पता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ये कैसा पॉलिनोमियल होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर सबको समझ में आया सर, कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल का पार्ट होता है। कांस्टेंट भी किसका पार्ट होता है? पॉलिनोमियल का होता है सर। इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं सर। इसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये नोट कीजिए, बेसिक सी चीजें अभी तक चल रही हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो इसे लिख लीजिए। ये हमने पहला पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पॉलिनोमियल के बारे में ये सब डिस्कशन हो गया। फर्स्ट पॉइंट के बाद अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। कौन सा पॉइंट की तरफ? सेकंड पॉइंट की तरफ थोड़ा सा अपन अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो फिर अब सेकंड पॉइंट, तो ठीक है सेकंड पॉइंट के बारे में चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ द फंक्शन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ने वाले हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक तो बात आप याद रख लेना कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स which is put in polynomial, then the value of x which is put in polynomial, this results fx is equals to 0। इसका मतलब ऐसे x की वैल्यूज जो पॉलिनोमियल में रखी जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। समझ गए ना? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज पुट इन द पॉलिनोमियल देन रिजल्ट्स इज द fx इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की ऐसी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल में रखी जाएं, हमारा आंसर क्या बना दें? 0 बना दें। एक बात याद रखना, रूट और पॉलिनोमियल हालांकि एक जैसे होते हैं बट हम कंफर्मली नहीं बोल सकते कि एक जैसे होते हैं। अगर ये इक्वेशन की बात करता तो जीरोस को ही रूट बोलते हैं, अगर इक्वेशन की बात करता तो जीरोस को ही क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। लेकिन अगर पॉलिनोमियल की बात करी जा रही है तो इन्हें रूट नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे। तो थोड़ा सा फैक्ट मतलब फंडामेंटल आप याद रखना कि कल को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो वो उनके 2 रूट और 2 जीरो बराबर होने वाले हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात की जाए तो उसके केवल और केवल क्या बोलेंगे? 2 जीरोस होंगे। कई बार मुझसे भी बोल दिया जाएगा लेकिन वहां पर आप मैनेज कर लेना। इसका मतलब है कि सर जीरोस पॉलिनोमियल के लिए डिफाइंड होते हैं और रूट इक्वेशन के लिए डिफाइंड होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि सर आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए। सर मान लीजिए कोई दे रखा है एक्स क्यू माइनस 6x प्लस एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 लिख लीजिए, माइनस 1। अब ये वाला फंक्शन दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है सर एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। अब इसमें एफ ऑफ 1 आप पुट करके देख लीजिए। एफ ऑफ 1 आप जब पुट करके देखोगे तो आपको समझ आएगा 1 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 1। सर 1 से 1 कट गया, 6 से 6 कट गया, इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इस फंक्शन का क्या है? पॉलिनोमियल। ज्यादा भारी बात तो की नहीं, बिल्कुल आसान सी बात है, बहुत हल्के में बोल दी। समझ गए ना कि x इक्वल्स टू 1 रखा तो सर अपना ये आ गया x इक्वल्स टू 1 पे अपने पास ये वाली चीज रिजल्ट कर गई है। मतलब सर x इक्वल्स टू 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। अगर इक्वल्स टू 0 लिखा होता तो सर इस इक्वेशन का क्या था? ये रूट था। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए एक और बात आप, छोटी सी बिल्कुल हल्की भारी बात आप बता दीजिए। सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, अगर ये वाला दे रखा है फंक्शन तो इसके 2 जीरो आएंगे। आपको भी पता है सर एफ इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, एफ इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो सर आंसर 0 आने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सबको समझ में आ गया कि सर ऐसे एक्स की वैल्यूज जो फंक्शन में रखने पे आंसर 0 आ जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और सर इक्वेशन के केसेस में इन्हीं को हम बोलने लगते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा आप ये पॉइंट नंबर 2 भी नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 के बाद आता है एक सिंपल सी बात है, पॉइंट नंबर 3। आपको समझ में आ जाएगा। 3 पॉइंट की बात करते हैं। कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? अब 3 पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ जीरोस ऑफ cubic polynomial, a cubic polynomial, zeros of cubic polynomial, if zeros of a cubic polynomial are 2 3 5, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने दे रखे हैं?
2 3 5 दे रखे हैं। देन फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। ये तीसरा पॉइंट है, आप पॉइंट के फॉर्म में लिखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे की तरफ चलते हैं। किसी को कोई एतराज ना होगा तो सबको पता है कि सर अगर पॉलिनोमियल लिखना है तो फंक्शन बराबर लिख दीजिए सर, एक रूट एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 2 वाला है, दूसरा रूट एक्स माइनस 3 वाला है और अगला रूट एक्स माइनस 5 वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। ये सही है या गलत है बताओ? बिल्कुल सर सही है या गलत है? सर हमें लग तो सही रहा है, लेकिन आप याद रख लेना ये वाली बात गलत है। ये वाली बात कैसी है? गलत है। ये वाली बात गलत है सर। x माइनस 2 दे रखा है, x माइनस 3, x माइनस 5, सर इसमें गलत क्या हो गया ये भी बता दो। मान लो जब कभी भी इसकी मल्टीप्लाई होगी, इनका गुणा होगा, जब कभी भी तो गुणा होगा, जिस दिन कल को ये गुणा निकल के आएगा उस दिन सबको समझ में आएगा ये एक्स क्यूब बनाएगा सर। और एक्स क्यूब का लीडिंग कोएफिशिएंट हमें 1 बोल रखा है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कभी भी 1 नहीं दे रखा है। हमें जबरदस्ती मनाया जा रहा है कि सर, हमें ये जबरदस्ती बोल दिया गया कि सर इसका जबरदस्ती कोएफिशिएंट 1 मान लीजिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन वाले ने नहीं बोला गया है। इसका मतलब है सर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब हो सकता है 1, जरूरी नहीं है कि 1 ही होगा, 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमेशा करेक्ट हो ये वाली बात गलत है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा सर। ये मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सर जब जब इसकी गुणा होगी, कभी तो सर फ्यूचर में गुणा होगी, उस दिन सर लीडिंग कोएफिशिएंट बोलेगा मुझे जबरदस्ती 1 बनाया गया था, मैं 1 बनना नहीं चाहता था। तो सर इसे करेक्ट करने के लिए क्या किया जाए सबको समझ में आएगा। सर अगर इसे करेक्ट करना है तो आगे a का गुणा कर दीजिए, a का गुणा कर दीजिए, और क्वेश्चन वाला कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज देगा जिससे हम a को कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाली बात अभी से सीखिए, तभी आपको आदत डलेगी। सर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करी जा रही है, किसकी? क्यूबिक नहीं, पॉलिनोमियल की बात करी जाए और रूट दे रखे हों, तो हमें x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5 के साथ साथ सर a का गुणा करना है, क्योंकि हम अपनी तरफ से जबरदस्ती किसी को मना नहीं सकते। किसी को जबरदस्ती मनाना गलत बात है, ये वाली बात समझ लेना। इसलिए हम सर a का अपनी तरफ से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वो रूठ जाएगा अगर हमने नहीं मनाया तो। समझ गए ना? क्योंकि पहले से ही वो लफड़े में फंस चुका था सर, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो चुका है, क्वेश्चन वाले ने बोला ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाली बात आपने बोली ये करेक्ट हो जाती है अगर क्यूबिक इक्वेशन लिखी होती यहां पर, क्योंकि सबको पता है कि सर ax माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5 है, ये जिस दिन 0 के बराबर हो जाएगा उस दिन इसे क्यूबिक इक्वेशन बोलने लगेंगे सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल हट जाएगा। मुझे भी पता है कि जिस दिन ये वाली चीज लिखी जाएगी आप में से कोई ना कोई किसी दिन इसको इधर भेजेगा, और इधर भेजते ही साला ये सब किस में निमट जाएगा? 0 में निमट जाएगा। आप में से कोई ना कोई तो इसको इधर उचकाएगा ही उचकाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सर हमारे पास फिर ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ये तो सर इक्वेशन है, और इक्वेशन में तो हमें a का मल्टीप्लाई करें या ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है सर अगर पॉलिनोमियल की बात होगी तो हमें a का मल्टीप्लाई करना ही करना होगा, और अगर बात केवल इक्वेशन की जा रही है तो a का मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम जबरदस्ती उसका कोएफिशिएंट क्या कर लेंगे? 1 करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि उतना कॉमन लेके उधर 0 के साथ तरफ खिसकाएंगे, और 0 की तरफ जैसे ही खिसकेगा सर तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना ये वाली बात तीसरे पॉइंट में लिखी है, तो तीसरा पॉइंट आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं अब। तो सबसे पहले चौथे पॉइंट की बात करी जाए सर, तो यहां पर आप चौथा पॉइंट लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है पॉलिनोमियल की? बहुत आसान सी थ्योरम है, बस उसका नामकरण कर दिया है। आपने भी ये बहुत बार देखी होगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल में आप एक बात समझ लीजिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल कहती है कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके कितने, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने 0? 3, क्वाड्रेटिक है तो कितने 0? 2, और बाय क्वाड्रेटिक है तो कितने 0? 4। बस यही कहती है कि नंबर और जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही उसके क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे पॉलिनोमियल के। और ये आपने बहुत पहले भी पढ़ रखी होगी। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस।
और जीरोस और रूट्स के बारे में आपको अंतर बता चुका हूं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल में कोई कंसेप्ट नहीं है, बस इतना याद रखना कि सर जितनी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अगर किसी को कोई एतराज ना हो तो एक बात बता दो, x की पावर 17 माइनस एक्स की पावर 5 लिखा है प्लस x की पावर 3 लिखा है प्लस 2 लिखा है इज इक्वल्स टू, अगर हमें ये फंक्शन दे रखा है तो सर इसके जीरोस की बात करी जाए, एक पहले तो सर आप एक बात बताओ, अपना धर्म कहता था, धर्म क्या कहता है कि सर हाईएस्ट से घटते हुए में आएगी, सर 17 के बाद 16 15 14 13 ऐसे आना चाहिए था, लेकिन सर यहां पर तो वो कुछ है ही नहीं, हमारा धर्म का उल्लंघन कर दिया, तो धर्म का तो पालन कराना ही होगा। तो सबको पता है कि सर 17 से पहले यहां पर जो भी रहा होगा सर वो 0x की पावर 16 में रहा होगा, क्योंकि जब जब जीरो का मल्टीप्लाई चढ़ेगा तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है सर हमारे धर्म में जो जो चीजें नहीं प्रेजेंट हैं उनका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। सर 16 प्रेजेंट नहीं है, 0 है, 15 का 0, 14 का 0, समझ में आ गया होगा। और सर अगर इसकी डिग्री की बात की जाए तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, सबको पता है ये 17 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और जीरोस की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। आप सबको समझ में आ रहा है कि सर इसके 17 जीरो हैं, 17 में से कुछ हमें दिखाई देंगे और कुछ अदृश्य हो जाएंगे, समझ में आ गया, क्योंकि कुछ इमेजिनरी होंगे जो हम निकाल नहीं पाएंगे। सबको समझ में आ चुका होगा, ये वाली बात भी नोट कर लीजिए। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये वाली बात यहां तक चौथा पॉइंट समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ एक बात बताइए आप, एक क्वेश्चन यहां पर बहुत आसानी सा क्वेश्चन है, जीरोस की बात हो चुकी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड जीरोस, फाइंड क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन दे रखा है x माइनस फंक्शन बराबर दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। सबको पता है कि सर इसके जीरोस बता दीजिए, तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा सर इसके जीरोस बताने में। सर हमें पता है कि सर इसके जीरोस एक x बराबर 2 आएगा और सर 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाली बात सही लिख रखी है या गलत, ये बताओ आप। ये वाली बात याद रखना कि सर ये गलत लिख रखी है, आपने जबरदस्ती एक जीरो को हटा दिया है, क्योंकि x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो इसे ऐसे नहीं लिखेंगे सर, 2,2,3 लिखेंगे, क्योंकि रिपीटेड जीरोस हैं, हमें लिखना पड़ेगा। वैसे हमें क्या पता कि सर किसकी पावर कौन सा रिपीटेड है, हमें ये वाली बात लिखनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा बिल्कुल सिली वाली बात है कि हमें तीनों के तीनों जीरो लिखने ही पड़ेंगे, इन्हीं को सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि सर किसके 2 बार आए हैं। अगर 2,3 लिखोगे तो सर हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वाले ने पहले ही बोल दिया कि सर वो क्यूबिक है, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3। इसका मतलब है सर जितने भी जीरोस होंगे वो सब के सब हमें लिखने पड़ेंगे, चाहे फिर बराबर हो या ना हो। ठीक है, समझ गए ना ये वाली बात, बिल्कुल। इसके बाद इसे हटाने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़े से सिलेबस की बात है, यही वाली बात यहां तक आपने बहुत पहले भी आपने क्लास 8 या 9th में पढ़ लिया होगा। तो टाइप 2 तरीके से किए गए, पहला है बेस्ड ऑन डिग्री, पहला क्या है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और दूसरा टाइप किया गया बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, तो इन दो पे क्लासिफिकेशन किया गया पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले सर डिग्री पे बेसिस पे मान लो कोई 1 डिग्री का सबसे पहले एक बात बताओ, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है f(x = a0), तो इसका बताओ ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसमें x की पावर क्या है, 0 है, x की पावर क्या है, 0 है, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया ना। ये वाली बात बिल्कुल गलत होती है, मैं आपको बस वही चीजें सुधार रहा हूं जो आपने पहले से गलत समझ रखी हैं। इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, याद रखना। आगे आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि जीरो कांस्टेंट फंक्शन की डिग्री क्या होती है सर, नॉट डिफाइंड होती है। f(x = a0) है तो पॉलिनोमियल, लेकिन कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है सर, नॉट डिफाइंड डिग्री का, इसकी डिग्री कोई डिफाइंड नहीं है सर। दूसरे बेसिस पे बोल दिया जाए सर f(x = ax + b) में कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वाला कोई पॉलिनोमियल दे रखा है f(x = ax + b) पॉलिनोमियल दे रखा है सर, तो इसे बोलते हैं सर डिग्री इसकी कितनी है 1, तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक है तो हम थोड़ी सी इसे इज्जत ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है,
क्वाड्रेटिक है तो इसे थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा दे दें। बिल्कुल सर इसे क्वाड्रेटिक को बोलेंगे सर ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे ही हमारा समझ में आ गया होगा सर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा दे दी तो सर इसका लीडिंग कोफिशिएंट पता है कितना होगा। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब हो जाएगा सर यहाँ पर ए हो जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है सर, ए हो जाएगा। अगर सबको समझ में आया सर, इसका लीडिंग कोफिशिएंट ए हो जाएगा। अगर सर ए की वैल्यू 0 हो जाए, ए की वैल्यू 0 हो जाए तो सर ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ए जब 0 होगा, कल को अगर लीडिंग ही 0 हो गया, क्योंकि लीडिंग को तो सर बचाना ही होगा, लीडिंग को बचाना ही होगा, वरना अपना इक्वेशन मर जाएगा। इक्वेशन मिलेगा, बस हम खत्म हो चुके हैं। ठीक है, लीडिंग को तो कल को अगर लीडिंग 0 हो गया तो वो आंसर खत्म हो जाएगा। तो वही तो मैंने बोला, अगर 0 हुआ तो ये कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा सर। अगर मान लो ए और सी दोनों ही 0 हो गए तो सर हमारे पास fx = bx बन जाएगा। और ये सबको पता है कि ये ऑड डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका नाम क्या बोल सकते हैं, ऑड डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि ऑड फंक्शंस का मतलब आप सबको पता होना चाहिए। अगर फंक्शन में माइनस पुट करें, माइनस बाहर आ जाए तो ऑड फंक्शन बोलेंगे, और माइनस पुट करें, माइनस अंदर ही रह जाए तो इवन फंक्शन बोलेंगे। तो सर यहाँ पर माइनस जब पुट करेंगे सर तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कैसा हो गया, ऑड डिग्री लीनियर फंक्शन, ऑड लीनियर फंक्शन। इसे क्या बोलेंगे, ऑड लीनियर फंक्शन। ऑड लीनियर फंक्शन समझ में आया। अगर ए और सी दोनों 0 हो जाएं तो इसे क्या बोल सकते हैं, ऑड लीनियर फंक्शन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थोड़ी सी, क्योंकि चैप्टर का नाम है तो ज्यादा इज्जत दे दी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ऐसे ही और चलता रहेगा, क्यूबिक और फिर वाई क्वाड्रेटिक, इसकी 3 हो तो क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक 4 से ज्यादा वाले बाई क्वाड्रेटिक में आएंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। इसके बाद सर बेस्ड ऑन टर्म्स की बात की जाए तो सबसे पहले बेस्ड ऑन टर्म्स में आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है केवल और केवल एक टर्म लिख रखी हो, fx = मान लो कुछ भी लिख रखा है ax⁵ प्लस माइनस में कुछ ना हो तो इसे मोनोमियल बोलेंगे। सबको पता है कि सर बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म दे रखी हो। कितनी टर्म, 2 टर्म दे रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। बाइनोमियल में कितने टर्म्स आ जाएंगी, 2 टर्म आ जाएंगी। इधर सर 1 टर्म आ जाएगी। और थर्ड नंबर पे सर ट्राइनोमियल की बात करी जाए तो ट्राइनोमियल की बात की जाए तो सर 3 टर्म्स आ जाएंगी, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। सबको समझ में आया सर। ऐसे ही अगर बहुत सारी टर्म्स आ जाएं तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पे क्लासिफिकेशन था और डिग्री पे क्लासिफिकेशन आपको पहले से ये सब चीजें आती हैं, तो ये भी नोट कीजिए। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो बेसिक सी बात है, कोई भारी भरकम बात अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पुरानी बातें थी और बहुत ही आसान सी बातें थी। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली बात समझते हैं कि मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड टू सॉल्व क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहला मेथड है जो आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। इसमें मुझे कोई बताने की ऐसी खास जरूरत है नहीं कि सर मिडिल टर्म मेथड का आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सर अब मैं फिर भी बता देता हूं सर, x² - 5x + 6 दे रखा है सर। ये कोई पॉलिनोमियल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो सर 6 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा सर। 6 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, ऐड करने पे 5 आना चाहिए माइनस का। तो सर इसके रूट आ जाएंगे, एक x - 3 और एक x - 2। सबको पता है कि सर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम बहुत आसानी से ये सब कर सकते हैं। सर सेकंड वाला है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो इसके बारे में समझ लीजिए। हाँ, ये वाला तो आपको बहुत ज़्यादा आगे भी यूज़ आने वाला है, तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड में अभी समझेंगे तो थोड़ा सा आगे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा और मेथड से भी बताऊंगा। तो डायरेक्ट आप करना सीखिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको डायरेक्ट ही यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सर इसकी बात की जाए परफेक्ट स्क्वायर मेथड की, तो इसमें आप एक बात बता दीजिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सर वो हो जाएगी ax² + bx + c = 0। ठीक है, बिल्कुल ax² + bx + c = क्या होने वाला है,
जीरो हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। पहले सर इसमें a से डिवाइड लगा दीजिए। हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए, प्लस का 1। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिवाइड लगाया सर, b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बन चुका है, कोई बुराई वाली बात यहाँ तक तो नहीं होगी। कल को अगर ये वाली बात बताओ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, बिल्कुल सही है सर। अगर बी बाई ए में सबसे अगला काम होता है, अगला काम सर बी वाली ए में बी अपॉन 2a कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लीजिए और प्लस सी अपॉन ए कर लीजिए और इधर बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बिल्कुल सर, एक तो बात समझ में आ गई है कि सर ये x प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, अगर इसमें सर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस और माइनस कर दें तो कल ये क्या बन जाएगा, x माइनस बी या x प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा b बाई 2a का। तो सबको समझ में आ रहा होगा सर। इसमें एक बार x स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर कर लीजिए सर, और माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर कर लीजिए सर, और प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू क्या कर लीजिए, जीरो कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आया सर। हमें बीच वाले का हमेशा होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। किस वाले का, बीच वाले का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। कोई वाली बात, दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होगी। सबको समझ में आ गया कि सर अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, अगर 2 के आगे माइनस होता तो माइनस का होल स्क्वायर बनता। तो सर यहाँ पर समझ में आया बी एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और सर इधर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस सी अपॉन ए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पर समझ में आया सर एक्स इक्वल्स बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बोलते हैं स्प्लिटिंग, इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसे ही क्या बोला जाता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ये वाला तो मेथड से समझ में आया सर, आपने बोला था सर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे रखी है, और अगर हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बताना है तो सबको पता है कि सर बीच वाले में एक बार पहले x का बन है या नहीं है, तो सर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दीजिए सर। जो बीच में बना 5.2 इसी का होल स्क्वायर बनने वाला है सर। आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5.2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है ना, सबसे पहले बताया था सर। पहले बीच वाले को देखो 5/2 है, फिर साइन देखो माइनस वाला है तो माइनस का होल स्क्वायर होगा, प्लस वाला है तो प्लस का होल स्क्वायर होगा। बस फर्क सर आगे इतना हो जाएगा सर, इसका एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस का, बी स्क्वायर अपॉन 2a क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम 25.4 हो चुका है, प्लस 6 इक्वल्स टू हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो आप भी याद रखना कि हमें डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, ठीक है। आप ये वाली बात नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा आगे की तरफ और चलते हैं। अब मान लो क्वेश्चन वाले ने ये बोला कि सर आपको ये बोल रखा है कि x माइनस एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x माइनस एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो सबको समझ में आया सर, यहाँ पर तो माइनस का है तो सबसे पहले माइनस कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा सर। अब बीच में x वाले में सर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कीजिए सर। तो 1/2 बीच में बन गया है, क्योंकि 2 बाहर, x बीच में क्या बचा 1/2 सर। तो एक बार आप प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, दैट इज प्लस 1/2 का स्क्वायर, और माइनस 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। अगर हमें इसको अंदर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पहले से लगा हुआ है, क्योंकि हमें इसके अंदर चाहिए ना। और माइनस में कोई स्क्वायर नहीं खुलता, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, चाहे प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला ले लो। इसका मतलब माइनस वाले को ले जाना पड़ेगा। तो सर माइनस वाले को ले जाना पड़ा, यहाँ से माइनस बाहर आ गया। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स हो गया, और माइनस का प्लस हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट बनते हुए नजर आया सर, माइनस एक्स माइनस 1/2 का क्या हो चुका है, होल स्क्वायर हो चुका है, प्लस 1/4 हो चुका है। ये वाली कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आपको परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्टली बनाना समझ में आ गया होगा। सर x वाले में ही 2 और 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सर, बीच में बनेगा उसी का स्क्वायर, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसको यहीं पे रोक लीजिए, क्योंकि इसके आगे इसकी लिमिट खत्म हो जाती है, धराचार्य की लिमिट स्टार्ट हो जाती है। किसकी लिमिट स्टार्ट हो जाती है, धराचार्य की लिमिट स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा मेथड सर परफेक्ट स्क्वायर वाला था। अब बात आती है तीसरे मेथड की। तो तीसरे मेथड में लिखिए, तीसरा मेथड होता है धराचार्य मेथड। कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उससे पहले आप एक बात बता दीजिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें चल रही हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चर्चाओं में सबसे पहले हमें घुस जाना चाहिए सर, कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो ये क्या है। तो सर इसे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर यही बात ऐसे लिख दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बोल दी जाए तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने लगेंगे। कोई बुराई वाली बात किसी को नहीं होगी। तो सबसे पहले सर अब धनाचार्य की बात करी जाए तो सर उसे जो अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखा था ना उसका स्क्वायर उधर भेज दीजिए तो रूट में आ जाएगा। -b/2 को भी इधर भेज दीजिए तो आपके पास एक फॉर्मूला खुलता हुआ नजर आएगा। -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आएगा v² - 4ac/2a v² - 4ac/2a। ये हमारा धराचार्य फॉर्मूला होता है या आप बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बी एक्स का यहाँ पर इसे जो अंडर रूट में वो b² - 4ac लिखा हुआ है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होगी। इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो डी डिस्क्रिमिनेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट के अलग अलग केस बनेंगे। अगर रूट में लिख रखा है d0 बड़े से डी है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, d 0 से छोटा भी हो सकता है और d 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर सर ये इक्वेशन की बात करें तो इसके 2 रूट आए हैं और सर फंक्शन की बात करें तो इसके 2 जीरोस आए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ऐसी खास होगी नहीं। ठीक है, ये वाली बात भी नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आगे की तरफ हम और चलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको धराचार्य के बारे में जो समझना था वो समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करी जाए तो सबको पता है कि सर नेचर ऑफ रूट्स में डी डिसाइड करेगा कि रूट्स का नेचर कैसा होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए आप सबको पता है सर डी 0 से बड़ा है तो उसके 2 रियल रूट आएंगे। सबको पता है ना, डी 0 से बड़ा है तो उसके कितने रूट आएंगे? रियल रूट आएंगे। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर x प्लस आइटा x -3 इसके आपको रूट बताने हैं। तो सबसे पहले सर x इक्वल्स टू लगा दीजिए। सर माइनस आइटा आ चुका है, यहाँ पर माइनस कर लीजिए तो सर प्लस आइटा आ जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा v²। आइटा का स्क्वायर -1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका d कैलकुलेट कर लो। डी अरे यही कैलकुलेट कर लो। x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था? आइटा प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सर ये -12 प्लस 12 हो जाएगा। तो सर यहाँ से समझ में आया अपॉन में 2 हो जाएगा। सर आइटा कुछ लोगों को पता चल चुका है कि मैंने एक गड़बड़ पहले से ही कर दी है। एक गड़बड़ पहले से कर दी है जो आगे हमें दर्द देने वाली है। सबको समझ में आया कि सर एक गड़बड़ तो आप पहले कर चुके थे जो आपको खुद दर्द दे गई। x इक्वल्स टू आइटा प्लस माइनस अंडर रूट में -1 प्लस 12। सर सबको पता चल गया। सर इसका d तो 0 से बड़ा आ गया। सर इसका d 0 से बड़ा आ गया। सर इसका d तो 0 से बड़ा आ गया, लेकिन सर आगे i आ चुका है। i होते ही दोनों कैसे रूट आ गए? इमेजिनरी आ गए। लेकिन सर d तो 0 से बड़ा आ गया, लेकिन सर रूट कैसे आ गए? इमेजिनरी। तो सबको पहले ही पता चल चुका था कि सर एक गड़बड़ कर चुके हैं, आइटा वाली गड़बड़, क्योंकि आगे आइटा आना मना है, क्योंकि सर कोफिशिएंट रियल हो सकते हैं। तो आपको ये वाली बात हमेशा ध्यान रखनी है। डी 0 से बड़ा होना केवल एक कंडीशन नहीं है, डी 0 से बड़ा तो हो। साथ साथ में ये भी बात बोल रखी है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c दे रखी है तो a, b, c सर रियल बोलने चाहिए। और इससे बेहतर होगा कि सर ये q की जगह बोल दिया जाए। कैसे? हम जहां तक बात करेंगे सब रेशनल की बात करेंगे। ठीक है, समझ चुके हो हम कहां तक बात करेंगे? वो सब रेशनल होंगे। तो मैथमेटिकल तरीके से इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब सर रियल नहीं हो, रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। अब 3 केस बनाओ कि एक d इक्वल्स टू 0, तो उसमें से सबसे पहला केस समझ में आएगा सर d इक्वल्स टू 0 हो। सबको कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है कि सर इसके रियल एंड इक्वल रूट होंगे। एक बात याद कर लो, इक्वल को कभी कभी कोइंसाइड भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट भी रूट्स बोल सकते हैं, या फिर कभी कभी रिपीटेड रूट्स भी बोला जा सकता है। क्योंकि बच्चे तो इक्वल सब जानते हैं, सबको पता है कि जो इक्वल बोलते हैं वो बच्चे हैं। हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट या रिपीटेड रूट्स बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबको समझ में आया? इस डी की वैल्यू क्या ले रखी है? 0 ले रखी है। सर इसके रियल, इक्वल, कोइंसिडेंट और रिपीटेड रूट्स बोलने वाले हैं। सर एक तो बात बताओ कि सर d इक्वल्स टू 0 है,
डी इक्वल्स टू 0 है, डी इक्वल्स टू क्या है 0 है। एक बात बताओ सर, अगर डी इक्वल्स टू 0 है, इधर साइड कंप्लीटिंग स्क्वायर के टाइम पे x माइनस बी अपॉन 2a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सर d बना था, d की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी जाए तो सर उधर साइड का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है सर इधर x माइनस बी अपॉन 2a बन जाएगा, x माइनस बी अपॉन 2a बन जाएगा। ऐसा ही था x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर एक d आ गया था, क्या आ गया था d अपॉन 4a, ऐसा कुछ था। हमें d की वैल्यू 0 दे रखी है सर, d की वैल्यू 0 दे रखी है, बिल्कुल। अगर ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया तो इधर तो सब कुछ उड़ चुका है, कोई दिक्कत है नहीं सर। इधर बचा x प्लस बी बाई 2a, इसका मतलब है ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो याद रखना ये d इक्वल्स टू 0 वाली, और हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर, विल ऑलवेज फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। सबको समझ में आ गया। लेकिन एक और बात सबको समझ में आई होगी, सर ये कुछ एक्स स्क्वायर जैसी फीलिंग नहीं ला रहा है, ये एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर केवल इतना हो तो सर एक्स स्क्वायर जैसे फीलिंग ला रहा है ना। तो सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये बनता है टच करते हुए जाता हुआ, बिल्कुल सर। इसका मतलब है सर d इक्वल्स टू 0 के जितने ग्राफ बनेंगे वो सब टच करते हुए जाएंगे, बिल्कुल सर। तो सबको समझ में आया। मान लो y बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर दे दिया सर, तो ये कहाँ टच करता हुआ जाएगा सर, ये x इक्वल्स टू 3 पे टच करता हुआ ग्राफ ऊपर की तरफ निकल लेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब d इक्वल्स टू 0 में आप पहली बात याद रखना, इक्वल कोइंसिडेंट रिपीटेड रूट्स होते हैं सर, और ये इक्वेशन है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर की होती है सर, और ये एक्स स्क्वायर जैसी फीलिंग देती है, ये हमेशा टच करती हुई जाएगी। ठीक है, ये नोट करो। अब सबको समझ में आ गया होगा सर कि यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स में सर पहले d इक्वल्स टू 0 की बात कर ली, अब सर d लेस देन 0 की बात कर लेते हैं, और फिर सर d ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, और पहला लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। d लेस देन 0 की बात की जाए, इसका मतलब है सर धराचार्य सबको याद है, x इक्वल्स टू माइनस बी सर प्लस में अंडर रूट में d बोल सकते हैं अपॉन 2a बोल सकते हैं। अगर d सर लेस देन 0 हो गया, d कैसा हो गया 0 से छोटा हो गया, तो सर इमेजिनरी 2 रूट्स आ जाएंगे, इमेजिनरी 2 रूट्स आ जाएंगे, इमेजिनरी 2 रूट्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कैसे रूट्स आ जाएंगे, इमेजिनरी 2 रूट्स आ जाएंगे सर, हमारे रियल रूट्स अब नहीं आने वाले, 2 रूट आएंगे। कैसे, इमेजिनरी 2 रूट्स आएंगे। अब मान लीजिए कि सर d की वैल्यू हमें यहीं पे लिख लीजिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें d की वैल्यू आई है, d की वैल्यू -3 आई है, कितनी आई है -3 आई है सर, ये तो 0 से छोटी है, तो सबको पता है कि सर x इक्वल्स टू उसमें -b प्लस माइनस अंडर रूट में d हो जाएगा, तो सर अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी सर। -1 में रूट है तो इसे आइटा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में √3 है तो यहाँ पर हो जाएगा -b प्लस माइनस आइटा इंटू √3 अपॉन 2a। तो सबको समझ में आया कि सर एक रूट आया -b अपॉन 2a प्लस आइटा √3 अपॉन 2a, और सर दूसरा रूट आइटा √3 अपॉन 2a, और दूसरा रूट आया सर -b अपॉन 2a माइनस आइटा √3 अपॉन 2a। अगर किसी को पता है तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट लग रहे हैं, क्योंकि सर प्लस के जगह माइनस हो चुका है, माइनस की जगह प्लस हो गया है, तो ये एक दूसरे के किस तरीके से काम करने वाले हैं, कॉन्जुगेट की तरीके से काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक और बात लिख लेना, बोथ रूट्स आर कॉन्जुगेट ईच अदर, बोथ रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब जब आइटा बाहर आएगा, कभी तो साला आइटा माइनस वाला आइटा में बाहर आएगा, और आइटा को कभी सीधे जोड़ा नहीं जा सकता रियल नंबर से, तो सर प्लस माइनस के साथ खोलने की उसकी मजबूरी हो चुकी होगी। जब जब सर मजबूरी होगी तो सर अलग अलग बनाएगा, एक बार प्लस और एक माइनस के साथ, तो इनको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर बोलेंगे। तो वो रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। तो आप लोगों को एक बात समझने में दिक्कत नहीं होगी, अगर सर एक रूट हमें दे रखा है p प्लस आइटा क्यू, तो किसी को कोई दिक्कत ये नहीं हो सकती कि सर दूसरा रूट p माइनस आइटा क्यू होगा, क्योंकि ये हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इस चीज में नहीं होगी, ये वाली बात रटना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए ना। ये दोनों रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। अगर कोई बात बोले आपसे, मान लीजिए अगर आइटा -2 कोई रूट दे रखा है, आइटा -2 कोई रूट दे रखा है, तो सर इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, आइटा +2 हो जाएगा। क्या सही है ये वाली बात? अरे ससुरा गलत है सर ये तो, क्योंकि यहाँ पर सर 2 के आगे थोड़ी ना चेंज होने वाला है,
चेंज हमेशा साइन आई के आगे वाला होगा, क्योंकि आई के आगे वाला हमारे साथ सर प्लस माइनस को लेगा, क्योंकि रूट में तो सर आई वाला है। तो सर ये वाली बात याद रखना कि आई के आगे वाला साइन चेंज करना होगा, तो यहाँ पर प्लस की जगह आइटा माइनस आइटा 2 हो जाएगा। अब ये वाली बात सही है, पहले ये वाली बात कैसी थी, गलत थी, समझ गए ना। हमेशा साइन आई के आगे वाला चाहे चेंज होगा, साइन हमेशा आई के आगे वाला चेंज होगा, कॉन्जुगेट में आई के आगे वाले साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले केस की तरफ, हेयर डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये लास्ट केस है आज की क्लास का। d इज ग्रेटर देन 0 की चर्चाएं हैं, तो सबसे पहले सर आप ऊपर लिख लीजिए d है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि इसमें अभी 2 केस खुलने वाले हैं। सबको पता है कि सर 2 झड़ियां लग चुकी हैं केसों के खोलते खोलते, सर आपने इतने केस खोल दिए। अगर d 0 से बड़ा है, मान लो 0 से बड़ा होने के साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 0 के बड़े होने के साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर मान लो d की वैल्यू 16 आई है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और मान लो इधर d की वैल्यू 7 आई है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबको समझ में आ गया सर। जब धराचार्य लगाएंगे तो माइनस बी सर प्लस माइनस ये तो 4 हो जाएगा अपॉन 2a, होते ही हमारे पास सर 2 रियल रूट्स आ जाएंगे। इसमें हमेशा क्या होगा, 2 रियल रूट्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये तो सबको पता होता है सर। d परफेक्ट स्क्वायर है और 0 से बड़ा है तो उसके 2 रियल रूट्स आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसकी सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सबको पता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d की जगह 7 आ जाएगा अपॉन 2a आ जाएगा। और सर अब फिर से रूट 7 को बाहर निकालना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि पॉइंट में आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको फिर से समझ में आ रही होगी, x बराबर माइनस बी प्लस रूट 7 अपॉन 2a के साथ खुलने वाला है। और एक बार दूसरी बात समझ में आ रही होगी सर, माइनस बी अपॉन 2a के साथ प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2a के साथ खुलने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। सर यहां पर भी हमें समझ में आ रहा है आइटा जैसा, सर ये रूट का कॉन्जुगेट नहीं लिख रखा है, बिल्कुल यही तो आपको समझाना चाह रहा था सर। ये भी कॉन्जुगेट हैं, बोथ रूट आर कॉन्जुगेट ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट। वहां पर विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ थे, आइटा के साथ। बोथ रूट आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। बहुत ध्यान से आपने बात बहुत जल्दी समझ ली है कि सर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना और रूट ऐसे आ गए सर, तो वो भी कॉन्जुगेट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है सर, अगर एक रूट दे रखा है p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट अपने आप समझ में आ जाएगा सर इसका कॉन्जुगेट p माइनस रूट क्यू, बिना चिल्लाए बिना समझे। ये वाली बात आपको समझ आ चुकी है। अगर p प्लस रूट क्यू बोल रखा है एक रूट, तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारा दूसरा रूट कहीं खो गया है, p माइनस रूट क्यू। समझ में आ गया ना, ये खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के p माइनस रूट क्यू, ठीक है। यहां तक नेचर ऑफ रूट्स की सारी चर्चाएं, मैक्सिमम चीजें फिनिश हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कशन करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस और चीजें भी हम आपको आगे क्लासेस में देने वाले हैं, ठीक है। आप ये नोट कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय।